अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि दोस्तों के ग्रुप में कोई अंदरूनी मजाक चल रहा हो और आप अकेले हो जिसे वो समझ ना आ रहा हो, या पूरी क्लास एक तरह की फिल्में देख रही है और आपका टेस्ट बिल्कुल अलग है? वो जो एक पल के लिए अलग थलग किनारे पे खड़े होने का एहसास होता है ना। होता, बिल्कुल होता है। आज हम इसी एहसास को बहुत बड़े पैमाने पर समझने वाले हैं। जब कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा समुदाय समाज के उस किनारे पर धकेल दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हाशियाकरण या मार्जिनलाइजेशन। सही कहा। हमारे पास एक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की टेक्स्ट बुक का चैप्टर है जो इस मुश्किल एंड टॉपिक को बहुत ही आसान और असरदार तरीके से समझाता है। हाँ, और बहुत ही इमोशनल तरीके से भी। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम समझेंगे कि हाशिए पर होने का मतलब सिर्फ अलग महसूस करना नहीं है, बल्कि इसके असल जिंदगी में क्या मायने हैं। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हम आदिवासियों की एक कहानी में उतरेंगे और कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों को भी देखेंगे। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये हाशियाकरण शब्द सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, किताब इसे क्लासरूम वाले उदाहरण से समझाती है, जो मुझे काफी पसंद आया। हाँ, क्योंकि वो हमें पर्सनल लेवल पे जोड़ता है। हम सबने कभी ना कभी वैसा महसूस किया है। लेकिन अब सोचिए, अगर क्लास में कुछ देर के लिए अलग थलग महसूस करना इतना बुरा लग सकता है, तो पूरे समाज में हर रोज हर जगह उसी एहसास के साथ जीना कितना मुश्किल होगा। और सोच यही तो कह रहे, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके ठोस आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नतीजे भी होते हैं। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि बस आपको पार्टी में नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि आपको अच्छी नौकरी, अच्छे स्कूल और साफ पानी जैसे मौकों से भी दूर रखा जा रहा है। हाँ, और किताब कहती है कि इसकी कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कोई समुदाय अलग भाषा बोलता हो, उनके रीति रिवाज अलग हों, या वो किसी दूसरे धर्म को मानते हों, या फिर वो गरीब हों। नतीजा ये होता है कि समाज का जो ताकतवर हिस्सा है, जो अमीर है, पढ़ा लिखा है, जिनकी चलती है, वो इन समुदायों को अपने से कम समझने लगता है, और यहीं से उन्हें किनारा करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बात को दिल तक पहुंचाने के लिए इस चैप्टर में कहानी है। दो बच्चे हैं, सोमा और हेलेन। वो अपने दादू के साथ टीवी पर रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं, और तभी आदिवासियों की एक झांकी निकलती है जिसमें लोग नाच रहे हैं। बच्चे देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, देखो दादू, आदिवासी। और फिर एक बच्ची बहुत मासूम सा सवाल पूछती है। हाँ, वो पूछती है, दादू, ये लोग हमेशा आदिवासियों को नाचते हुए ही क्यों दिखाते हैं? क्या उन्हें हमारे बारे में कुछ और नहीं पता? और ये सवाल, ये इस पूरे चैप्टर का मतलब सार है। ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं है, ये एक बहुत गहरे मुद्दे पर उंगली उठा रहा है। स्टीरियोटाइपिंग मतलब किसी के बारे में एक अधूरी सी छवि बना लेना। हाँ। जैसे टीवी पर दिखा दिया कि आदिवासी मतलब रंग बिरंगे कपड़े, सिर पर पंख और बस नाच गाना। और यहीं पर सोर्स एक बहुत जरूरी बात समझाता है। ये सिर्फ एक गलत तस्वीर दिखाना नहीं है, ये एक हथियार है। जब आप किसी करोड़ों लोगों के समुदाय की पूरी पहचान, उनके ज्ञान, उनकी समस्याओं, उनकी उम्मीदों को सिर्फ एक नाचने गाने वाले एंटरटेनर के डिब्बे में बंद कर देते हैं, तो फिर उनकी असली जरूरतों को नजरअंदाज करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। फिर कौन उनकी जमीन के हक, उनके जंगलों के कटने या उनके बच्चों की पढ़ाई की परवाह करेगा? वो तो बस नाचने वाले लोग हैं। कितना खतरनाक है ये। बहुत। और इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए दादू बच्चों को अपने गांव की कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि उड़ीसा में उनका गांव कितना सुंदर था, जंगल के बीचों बीच। वो कहते हैं, हमें अपनी जरूरत की हर चीज जमीन और जंगल से मिल जाती थी। हम जमीन, जंगल, नदी सबकी पूजा करते थे, उनकी इज्जत करते थे। एक ऐसी जिंदगी जो प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। दादू बताते हैं, एक दिन हमें बताया गया कि ये जंगल हमारा नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिसर और ठेकेदार आए और जंगल काटने लगे। और यहाँ पर हितों का टकराव साफ दिखता है। आदिवासियों के लिए जंगल उनका घर है, उनकी पहचान है, उनकी माँ है। लेकिन बाहर वालों के लिए वो बस एक रिसोर्स है, लकड़ी का स्रोत है। सही बात है। जब गांव वालों ने विरोध किया तो उन्हें पीटा गया, झूठे केस में फंसाकर कोर्ट में घसीटा गया, और उनके पास ना वकील थे ना पैसा। और ये सिर्फ दादू के गांव की कहानी नहीं है। चैप्टर हमें याद दिलाता है कि भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी है। 8%? और विडंबना देखिए, देश के सबसे जरूरी माइनिंग और इंडस्ट्रियल शहर जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सब आदिवासी इलाकों में ही बसे हैं। जिसका मतलब है कि देश के विकास के लिए जरूरी संसाधन, लोहा, कोयला, बॉक्साइट,
उन्हीं की जमीनों के नीचे दबे हैं। और यहीं से दादू की कहानी का अगला और भी दुखद हिस्सा शुरू होता है। हाँ। फिर कंपनी वाले आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जमीन के नीचे लोहा है, हमें इसे निकालना है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, नौकरी देंगे, पैसा देंगे, शहर में घर देंगे। वादे। कुछ गांव वाले लालच में आ गए, लेकिन ज्यादातर ने कहा कि अगर ये जमीन गई तो हमारी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। और ये एक क्लासिक पैटर्न है जो सोर्स दिखाता है। पहले बड़े बड़े वादे करके समुदाय में फूट डाली जाती है, फिर जो नहीं मानते उन्हें डराया धमकाया जाता है। बिल्कुल। दादू बताते हैं कि कई लोगों से तो धोखे से कागजों पर अंगूठे लगवा लिए गए। उन्हें पता भी नहीं था कि वो अपनी जमीन बेच रहे हैं। अरे बाप रे। और आखिर में उन्हें मार पीट कर, धमका कर अपनी पुरखों की जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। दादू का एक वाक्य है जो दिल पर लगता है। वो कहते हैं, हमारी पूरी जीवन शैली रातों रात गायब हो गई। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा खोना नहीं था, ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को खोना था। बिल्कुल। गांव से निकाले जाने के बाद का सफर तो और भी मुश्किल था। शहर में वो कंपनी से मिला पैसा कुछ ही दिन चला, जाहिर है। फिर वो सब एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। दादू को अपने गांव के खुलेपन और आज़ाद जिंदगी की बहुत याद आती थी। और इस उखड़ने का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। दादू बताते हैं कि कई साल तक वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। और जब भेजना शुरू किया तो एक नई तरह की मुश्किल सामने आई। दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें शहर की भाषा हिंदी ठीक से नहीं आती थी। वो घर पर अपनी संथाली भाषा बोलते थे। अच्छा। उन्हें अलग होने की वजह से फिर से किनारे कर दिया गया। ये दर्द बहुत गहरा है। सोर्स में उड़ीसा के एक विस्थापित व्यक्ति गोविंद मारन का एक कोट है जो इस पूरे दर्द को समेट देता है। वो कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन ले ली, हमारे शमशान घाट, हमारे मंदिर, कुआं, तालाब सब ले लिया। हम जिएंगे कैसे? ये सवाल सिर्फ रोटी का नहीं है, ये अस्तित्व का सवाल है। और ये कोई एक दो लोगों की कहानी नहीं है। आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। ये चैप्टर बताता है कि खदानों और बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से जो लोग विस्थापित होते हैं उनमें से 50% से ज्यादा आदिवासी होते हैं। 50% से ज्यादा? और कुछ राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड ये आंकड़ा 79% तक पहुंच जाता है। 79%। हाँ, मतलब विकास की कीमत सबसे ज्यादा वही लोग चुका रहे हैं जो पहले से ही हाशिए पर हैं। लेकिन इस पूरी दर्द भरी कहानी का अंत एक छोटी सी उम्मीद की किरण के साथ होता है। दादू की पोती जो ये सब सुन रही है वो कहती है, दादू मैं एक दिन इस पर एक फिल्म बनाऊंगी, हमारी कहानी, आदिवासी कहानी। ये बहुत खूबसूरत बात है। ये दिखाता है कि हाशिए पर धकेले जाने का मतलब चुप हो जाना नहीं है। नई पीढ़ी अपनी आवाज उठाना चाहती है, अपनी कहानी खुद कहना चाहती है। बिल्कुल, वो नहीं चाहती कि दुनिया उन्हें सिर्फ नाचते हुए देखे। सही बात है। और दादू भी उसे हिम्मत देते हैं। वो कहते हैं, तुम अभी भी अपने दोस्तों को हमारे गांव के बारे में बता सकती हो, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी सुनाना भी एक तरह का प्रतिरोध है। दादू की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे जमीन और पहचान छीनकर एक समुदाय को हाशिए पर धकेला जाता है। लेकिन सोर्स बताता है कि सिर्फ जमीन छीनने या जंगल काटने जैसा बड़ा और जाहिर काम ही नहीं होता। नहीं, कई बार ये बहुत चुपचाप होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में, अवसरों की कमी में और सरकारी आंकड़ों में छिपावा। बिल्कुल। और इसी बारीक पहलू को समझने के लिए ये चैप्टर हमारा ध्यान अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ ले जाता है। हाँ। अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ संख्या में कम होना नहीं है, इसका गहरा ताल्लुक सत्ता और संसाधनों तक पहुंच से भी है। इसीलिए हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के रक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि बहुसंख्यक समाज की संस्कृति और सोच उन पर हावी न हो सके। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में शोर्स 2005 की सच्चर कमेटी रिपोर्ट के कुछ आंकड़े हमारे सामने रखता है। हाँ, ये रिपोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को समझने के लिए बनाई गई थी। चलिए इन आंकड़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या कहानी बताते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर नंबर के पीछे एक इंसानी कहानी है। तो पहला आंकड़ा है बुनियादी सुविधाओं का। ठीक है, तो 2008-9 के आंकड़े बताते हैं कि पक्के मकान, बिजली और नल के पानी जैसी सुविधाओं तक पहुंच के मामले में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत हिंदू, ईसाई और सिख समुदायों की तुलना में कम था। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि एक बच्चे के पास रात में पढ़ने के लिए शायद बत्ती ना हो। इसका मतलब है कि घर की महिलाओं को पानी भरने के लिए रोज घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। ओह,
इसका मतलब है कि आप एक ऐसी नींव पर खड़े हैं जो बाकियों के मुकाबले पहले से ही कमजोर है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये अवसर की असमानता की शुरुआत है। और ये असमानता सीधे सीधे पढ़ाई पर असर डालेगी, जो हमारा अगला आंकड़ा है, साक्षरता दर। हाँ, लिटरेसी रेट। 2011 में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर 57% थी, जबकि देश का औसत 74% था। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये बहुत बड़ा अंतर है, और ये हमें दिखाता है कि वो जो बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, वो कैसे शिक्षा में पिछड़ने की एक वजह बन जाती है। और जब शिक्षा में कोई समुदाय पीछे रह जाता है तो उसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ता है। हाँ, जो कि हमारा तीसरा आंकड़ा है। 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की आबादी में लगभग 14.5% हिस्सेदारी होने के बावजूद प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी बहुत कम थी। जैसे आईएएस में 3%, आईपीएस में 4% और केंद्रीय सरकारी नौकरियों यानी पीएसयू में सिर्फ 3.3%। अब इन तीनों आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखिए। हाँ, ये एक दुष्चक्र या कह सकते हैं एक फीडबैक लूप बनाते हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी, उससे शिक्षा में पिछड़ापन, और उससे अच्छी नौकरियों में कम भागीदारी। और जब किसी समुदाय के लोग नीति निर्माण और प्रशासन में, मतलब पुलिस में, कलेक्ट्री में नहीं होते, तो सिस्टम के प्रति एक भरोसे की कमी पैदा होती है। उन्हें लगता है कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, जो हाशियाकरण के एहसास को और भी गहरा कर देता है। बिल्कुल। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात बताई गई है। एक आम धारणा को तोड़ा गया है। अक्सर ये माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों को प्राथमिकता देता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आंकड़े एक अलग ही कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे मदरसों में जाते हैं। सिर्फ 4%? सिर्फ 4%। हाँ। जबकि 66% सरकारी स्कूलों में और 30% प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। वाह, मतलब ज्यादातर मुस्लिम परिवार अपने बच्चों के लिए वही मुख्य धारा की शिक्षा चाहते हैं जो कोई भी दूसरा परिवार चाहेगा। ये आंकड़ा दिखाता है कि कैसे सुनी सुनाई बातें और असलियत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि किसी भी समुदाय के बारे में राय बनाने से पहले तथ्यों और आंकड़ों को देखना कितना जरूरी है, वरना हम भी अनजाने में उसी स्टीरियोटाइपिंग के जाल में फंस जाते हैं, जिसकी बात हमने दादू की कहानी में की थी। तो इन सारी कहानियों और आंकड़ों को देखने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? आज हमने समझा कि समाज के किनारे धकेल दिया जाना एक बहुत ही जटिल और दर्दनाक अनुभव है। ये किसी के साथ उसकी जमीन छीनकर हो सकता है, या फिर उसे गलत छवियों में कैद करके, या फिर चुपचाप उसे मौकों से दूर रखकर। लेकिन सबसे जरूरी बात जो ये चैप्टर हमें सिखाता है वो ये है कि हाशिया पर रहने वाले लोग सिर्फ बेचारे या पीड़ित नहीं होते। नहीं, उनकी अपनी आवाज है, अपना संघर्ष है। जैसा कि सोर्स कहता है, इन समुदायों का प्रतिरोध और अपनी पहचान के लिए लड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है। सही। वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखना चाहते हैं और साथ ही विकास, अधिकारों और बाकी अवसरों में बराबर की हिस्सेदारी भी चाहते हैं। वो दादू की पोती की तरह है जो कहती है, मैं अपनी कहानी खुद कहूंगी। बिल्कुल। तो आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हमने देखा कि कैसे दादू की पोती अपनी कहानी को एक फिल्म के जरिए दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। जरा सोचिए, अगर आपको कभी अलग थलग महसूस करने के अपने या किसी दोस्त के अनुभव को एक कहानी, एक कविता, एक गाने या एक पेंटिंग में बदलना हो, तो आप उसे कैसे दिखाएंगे? आपकी वो कलाकृति दुनिया को क्या संदेश देगी?